स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और केंद्रीय विद्यालय संगठन में आया पीडी टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जो कि साइंस का है आपका क्लास 9th का। तो पेपर सोल्व करने से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, देखो आप समझो। पहले तो आपका रिवीजन होता है, इसके बाद आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं और आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच, देखो अप्रोच इतना इम्पोर्टेंट है, वरना आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करोगे और बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पेपर में बेहतर परफॉर्म करने के लिए और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलर मेंटोर के साथ अपना क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट देने होते हैं, जिससे कि आपको वो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आप परफेक्ट होते जाते हैं और जिसके बाद फाइनल एग्जाम्स में आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए क्वेश्चन पेपर 9th का साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। पहले आपको पता ही है, तो सेक्शन ए हमें कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अच्छा क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे ही, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे वो भी हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन एम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, जिससे हमारा रिविजन अच्छा हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर काम कर लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट भी लें, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मिनिमम इन। तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, देखो पार्टिकल, जैसे आपको पता है ये आपका मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये आपका लिक्विड, ये आपका सॉलिड और ये आपका गैस। अब देखो मान लो गैस की बात करें तो कितनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक पार्टिकल के बीच की दूरी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से वो गैसेस फॉर्म में होता है। लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल थोड़ा पास पास होते हैं, जिससे वो लिक्विड की तरह परफॉर्म कर सकता है। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कुछ इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोलते हैं, वो बहुत पास होता है। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम स्पेस किसके बीच में, सॉलिड के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। सॉलिड में पार्टिकल सबसे पास पास होते हैं, इसलिए इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कोल्ड। तो जो चीज़ आयरन से बनी होती है उसके ऊपर जो रस्टिंग होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कोरोजन एंड इट इज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। बी डिसोल्यूशन एंड इट इज़ फिजिकल चेंज। कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, और डिसोल्यूशन एंड इट्स अ केमिकल चेंज। तो आपको पता है केमिकल चेंज होगा जब रस्टिंग होगी, और क्या कहलाएगा, कोरोजन। तो इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, जिसकी वजह से आप कहोगे कोरोजन प्लस केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, कोरोजन प्लस केमिकल चेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। ऑप्शन ए लवाइजर, ऑप्शन बी प्राउस्ट, सी डेल्टन और डी बेंजीलियस। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी प्राउस्ट बिल्कुल सही है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ was stated by Proust as in a chemical substance। देखो आप इसकी जो लॉ है ये लिखा जाता है in a chemical substance। In a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass, ठीक है। मास के द्वारा डेफिनेट प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एल का मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम आर। ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह है, 1 2 3 4। तो आइए इसको समझते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है, बाहर वाली लेयर में होते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में एल्यूमिनियम की बात की गई है। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, पेपर में हो सकता है डायग्राम को लेके कुछ आ जाए, इसको समझना होगा। जैसे यहाँ पर पहले से एटम है और ये हमने इसकी शेल बना ली, ठीक है। इसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे वो कुछ इस प्रकार घूमेंगे, यहाँ पर 2, फिर 5 6 7 8, ठीक है। और लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जिस लेयर में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर घूम रहे होते हैं उसी लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
कैसे? ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट्स रिएक्शन करेगा या नहीं, ये डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट कौन सा कंपाउंड बनाएगा, और ये डिसाइड करते हैं एलिमेंट मेटल होगा या नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो हमें याद रखना होगा एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? ये देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है। कुछ चीज़ें याद करने की होती है, हमेशा याद ही करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? सेल का पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। आइए देखते हैं। तो फ्लोएम जो कि आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही होगा। ये एग्जाम्पल नहीं है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, आइए अब फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव इज? तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती? डिस्टेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोशन देयर विल बी अ चेंज इन द स्पीड or in the direction of motion of a body when it is acted upon by? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी स्पीड में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में या किसी भी बॉडी के मोशन की स्पीड में चेंज आता है कब? जब उस पर क्या लगता है? तो क्या लगता है? जीरो फोर्स लगता है, बैलेंस्ड फोर्स लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है या यूनिफॉर्म फोर्स लगता है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो उसके अंदर स्पीड के अंदर चेंज आएगा या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा बॉडी की मोशन की। तो जब फोर्स अनइक्वल होते हैं तभी ऑब्जेक्ट की मोशन बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? एफ है। इफ masses of both objects are half without changing distance between them then the gravitational force would become? तो कहा आपका न्यूमेरिकल है ये, बिल्कुल साफ। मास हाफ करने से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? सिंपल सी बात है। तो फोर्स क्या होता है आपका? फोर्स आपको पता है m1 इंटू m2 होता है। अब इसमें अगर दोनों मासेस हाफ हो जाएं तो क्या होगा? फोर्स हाफ इंटू हाफ, तो कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। तो 1/4 कहाँ लिखा है फोर्स का? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1/4 हो जाएगा। इस तरह से आप करोगे। अब इसको साफ तरीके से करते हैं। जैसे F इक्वल टू G m1/2 m2/2। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला है जिसमें आपने दोनों मासेस को हाफ कर दिया। जिसके बाद आपका आंसर आएगा G m1 m2/4 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, F इसको भी सोल्व करेंगे तो F क्या आ जाएगा? 1/4 G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो क्या हो गया? फोर्स तो पहले भी यही था, अब भी यही है। देखो रेड बॉक्स के अंदर फोर्स पहले भी यही था, अब भी यही है। फर्क क्या आया? फर्क आया इसका। तो कितना हो गया? फोर्स 1/4 हो गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन क्या लगा देंगे? 1/4 F या फिर F/4 जहां पर भी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन? मतलब अगर कोई बॉडी फ्रीली अर्थ की तरफ गिरती है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है? टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज? तो पहले इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है? पहली बात तो आप ये समझो कि किस एनर्जी की बात हो रही है। जब ये गिर रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, बट टोटल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, टोटल कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल टू एन ऑब्जेक्ट्स मास
सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने। पहले आपको एक केस दिया जाएगा, एक पूरा आपको फॉर्मेट वो दिया गया है, स्टोरी या कोई भी केस दिया गया है, किसी भी तरह की बात दे दी जाएगी, उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 11th बनता है, मैनी साइंटिस्ट contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of the new radiations in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. Its mass was approximately 2000 times as that of the electron. It was given the name of proton. In general, an electron is represented as E and a proton as P. The mass of proportion. The mass of proton is taken as 1 unit and its charge as +1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is negative, -1. तो आइए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कब क्या कैसे हुआ, किस चीज़ को कितना माना गया, कौन सी चीज़ कब आपके सामने आई। तो क्वेश्चन 1 सिंपल है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए बोर, बी जे थॉमसन, सी गोल्डस्टाइन और डी जे चैडविक। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाया और आपने देखा जे थॉमसन की बात की गई है। साफ कहा गया कि द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की बात की गई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ चार्ज ऑफ +1 एंड अ मास ऑफ 1 AMU। तो आपने देखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में कौन +1 चार्ज रखता है? प्रोटॉन, ठीक है, तभी उसका नाम प्रोटॉन पड़ा। तो प्रोटॉन का मास 1 AMU और चार्ज +1 होता है, तो आप ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, अ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ए कहता है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस जो है एक एटम का सिर्फ न्यूट्रॉन कंटेन करता है, मतलब रखता है अपने पास। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा कहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि न्यूक्लियस का जो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखता है। और चौथा ऑप्शन कहता है एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स रखता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटम के न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा सी। तो सी पर हम लगा देंगे बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट केस आपके सामने, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सही बात है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो कहा गया है कि न्यूटन ने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया है वो किसके बारे में? फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप के बारे में। कैसे कि जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वो क्या, एक्सेलरेशन किसी चीज़ पर प्रोड्यूस होता है, लगता है तो किसी बॉडी पर, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के, जो कि उस बॉडी पर लग रहा है। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मास के, उस बॉडी के मास के। Therefore, if the mass of body is doubled, its acceleration will be half. And if the mass is half, then the acceleration will get doubled, provided the force remains the same. लेकिन जो force लगा हुआ है वो same रहना चाहिए। क्वेश्चन 1 पूछता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? साफ साफ ये पूछा है आपसे। तो ए की बात की गई है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ए कहता है ऑल फोर्सेज इन द यूनिवर्स अकर्स इन इक्वल बट अपोजिटली डायरेक्टेड पेयर्स। ये बात तो थोड़ी नहीं, काफ़ी गलत हो गई कि ऑल फोर्सेज जो कि यूनिवर्स में लग रहे हैं वो इक्वल बट अपोजिटली डायरेक्टेड पेयर्स होते हैं। बी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो कहा गया है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो इक्वल है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फोर्स इक्वल, देखो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात ही कही है ना, और यहाँ पर भी कहा गया है कि लीनियर मोमेंटम जो है उस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की गई है और यही कहा गया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देख लेते हैं सी क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। देखो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ठीक है। तो
हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताना था, वो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज दैट। तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मेजर ऑफ इनर्शिया नहीं प्रोवाइड करा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और हमें यही ढूंढना था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स मेजर ऑफ फोर्स। मेजर ऑफ फोर्स मतलब फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स का यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन का, और रिलेट करता है मोमेंटम को फोर्स के साथ। बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट अपने आप में सही है, लेकिन ये गलत था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। हमें गलत ही चूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट ए हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ cushion or a heap of sand in the ground to fall upon. Which law is used to explain it? तो आपसे पूछा गया है कि एथलीट के नीचे सॉफ्ट कुशन क्यों दिया जाता है। जब एथलीट हाई जंप करता है तो वो उसके मतलब प्रोवाइडेड, या तो उसको कुशन दिया जाता है या फिर सैंड दी जाती है, हीप ऑफ सैंड दी जाती है कि वो ग्राउंड पर, जब वो मतलब ग्राउंड पर गिरे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से एक एथलीट भागकर आया ऐसे, और वो यहाँ से जंप की उसने, और जंप करके उसने इस तरफ डाई लगाई, इस डंडे को पार कर लिया हाई जंप करके। तो जब वो यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर या तो गद्दा दिया जाता है कुशन, या फिर हीप ऑफ सैंड दी जाती है। वो क्यों दी जाती है और ये किस लॉ को एक्सप्लेन करता है? ए, लॉ ऑफ इनर्शिया, बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सी, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या डी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको पता चलना चाहिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों? क्योंकि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है कि स्टॉप टाइम बढ़ जाता है, जो फोर्स कम लगती है इंजरी कम होती है। जैसे आप भाग रहे हो और एकदम से दीवार आ जाए, चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन कुशन आएगा तो आपका जो रुकने का समय है वो धीरे से अंदर को स्क्वीज़ होगा और फिर वापस आएगा। पहले अंदर को स्क्वीज़ होगा गद्दा, उसके बाद आप सीधे खड़े होगे, तो जो रुकने का समय है ये बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, फोर्स कम लगेगी और इंजरी कम होगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो पूरा एक्सप्लेनेशन ये कह सकते हो कि द लॉ यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच रिलेट्स फोर्स टू द चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। When the athlete lands on a cushion or sand, the stopping time is increased, which in turn reduces the force exerted on the athlete, thus preventing serious injury. ठीक है, सेक्शन सी की तरफ आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। आइए देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर, मेरे साथ लिखिए सब, the temperature at which a liquid starts changing into its vapor at atmospheric pressure। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं। a homogeneous mixture of two or more substance, a mixture of two or more substance। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created, states that mass can neither be created, ठीक है, और nor be destroyed, nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, पूछता है विच ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो आपको पता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल कौन सा है? लाइसोसोम। तो ये आपका आंसर लाइसोसोम। हमेशा याद रखना, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, और सुसाइडल बैग कौन है? लाइसोसोम। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल, राइट द नेम ऑफ द टिश्यू विच इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब क्या कहलाता है? क्या समझते हैं आप फ्री फॉल से? तो फ्री फॉल मतलब फॉलिंग ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स अर्थ, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज मैकेनिकल चेंज? मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम ही क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन डी आपके सामने, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, राइट डाउन द सिंबल फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इनके सिंबल्स आपको बताने, तो आपको पता है और आपको बताने होंगे। आयरन का क्या है? Fe, हम सबको पता है आयरन का है Fe। सोडियम का क्या है? Na। पोटेशियम का क्या है? सिर्फ K, कैपिटल K। एंड गोल्ड का क्या है? Au। ये याद रखना और सबके याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? ऑप्शन ए कहता है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो देखो, स्टोन हैज मोर इनर्शिया। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और फिर आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी में, दोनों में दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ए का कहा गया है कि रबर बॉल एंड स्टोन, सेम साइज का स्टोन। तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? देखो, इनर्शिया उसका ज़्यादा होता है, वो मास पर डिपेंड करता है। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। तो स्टोन का मास यूजुअली रबर बॉल से ज़्यादा होता है, सेम साइज होने पर, तो स्टोन की इनर्शिया ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज बिकॉज अ स्टोन हैज़ ग्रेटर मास। तो अगर पूरा लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं, बाकी इसमें सिर्फ स्टोन का ज़्यादा इनर्शिया होगा। Inertia is a measure of an object's resistance to change in its state of motion, and it is directly proportional to an object's mass. तो इस स्टेटमेंट को लिख लो आप, हो सकता है इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाए। तो स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज बिकॉज स्टोन हैज़ ग्रेटर मास। और इसके बाद लिखोगे आप इनर्शिया इज अ measure of an object's resistance, ठीक है, to changes in its state of motion and it is directly proportional to an object's mass. Directly proportional to an object's mass. Since a stone is denser than a rubber ball, साफ बात हो गई, वो ज़्यादा डेंस है स्टोन रबर बॉल से, इट विल हैव अ ग्रेटर मास एंड देयरफॉर ग्रेटर इनर्शिया। फिर आते हैं दूसरा ऑप्शन बी, अ 5 रुपी कॉइन या अ 1 रुपी कॉइन, किसका ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर होगा 5 रुपी कॉइन देन 1 रुपी कॉइन बिकॉज इट हैज़ मोर मास, सेम पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर ये आपका आंसर होगा, यहाँ पर ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 J ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। J मतलब जूल। व्हाट इज इट्स पावर? आपसे पूछी गई है पावर। तो अब आप देखोगे कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 1000 जूल डिवाइड बाय 10 सेकेंड, विच इज
100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स बाय ड्राइंग सुटेबल डायग्राम। तो डायग्राम को यूज करके आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसका फॉर्मूले को डिराइव करना है। आइए करते हैं, या फिर आप ये दो क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले ये करते हैं फिर ये दोनों करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी में फिगर 9.2 के डायग्राम के साथ आपको समझाया गया है, ठीक है। अगर मैं वो चीज़ आपको बताऊं तो जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूं, इसका आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको डिटेल्ड आंसर्स जो मैं सोल्व करा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से पूरा प्रॉपर मिलेंगे जो अभी आपको दिख रहे हैं। तो इनमें से मैं आपको ये क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ कि कैसे आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा ग्राफ और इसके डायग्राम के साथ, ठीक है। आइए करते हैं। तो लॉ प्लस फॉर्मूला प्लस एक्सप्लेनेशन पूछा है, जिसका हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्स मासेस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स दोनों तरह से। आइए, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दिखाया गया है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेंटर से जुड़ी हुई एक लाइन आपस में जब अट्रैक्ट करती है, इसी को क्या कहा गया है? फोर्स कहा गया है। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है, 9.2 फिगर में दिखाया गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड along the line joining the centers। इसके बाद दिखाया गया है कि let two objects, ये आपका डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है ऐसे, let two objects A and B of masses m and m, capital M and small m lies at a distance d from each other as shown in given figure। तो फिगर में जैसे दिखाया गया है, दो ऑब्जेक्ट लिया आपने जिसका मास एक का बड़ा m और एक का छोटा m है। According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses। तो directly proportion होता है, directly proportional हो गया, ठीक है। Force directly proportional to their mass। The force between two objects is directly proportional to the product of their mass, ठीक है। That is F directly proportional to m into m, ये दिखाया भी हुआ है, ठीक है। Next, and the force between two objects is, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या बनेगा? एफ कॉन्स्टेंट एम इंटू एम, ये प्रोपोर्शनल का और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का। अब ये कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा? एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम और डी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट आ जाता है जी, वेयर जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज गिव्स एफ। अगर ये ऊपर ले जाएंगे हम तो एफ इंटू डी का स्क्वायर और जी एम इंटू एम, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 24th का और पार्ट। 24th का और पार्ट में कहा गया है डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो प्रेशर डिफाइन करना है, यूनिट और उसका एसआई यूनिट। तो प्रेशर फोर्स बाय एरिया आपको पता होना चाहिए, फोर्स बाय एरिया डायरेक्ट आप अगर समझे। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है पास्कल। और एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होती है आपकी फ्लूइड का अपवर्ड फोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉपर आंसर लिखेंगे पहले, दी थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया,
या फोर्स डिवाइड बाय एरिया लिख सकते हो आप, और एसआई यूनिट इक्वल टू पास्कल, पी ए भी लिखते हैं इसको, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन बायंसी एंड बॉयंट फोर्स। बायंट फोर्स, तो ये क्या होता है बायंसी और बायंट फोर्स, आइए इसको देखते हैं। बी पार्ट था, तो द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट, इसका हम आंसर आपको इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे। देखो आंसर शीट में बी, ए किया हमने अभी, अब बी देख लेते हैं। तो बी में द टेंडेंसी of fluid to exert an upward force on object immersed wholly or partially in the fluid is called buoyancy. The upward thrust that acts on an object immersed in a fluid is called buoyant force. इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि buoyancy क्या है। देखो बेसिकली buoyancy एक टेंडेंसी या आप कह लो प्रकृति होती है किसी भी फ्लूइड की, पानी की, हवा की, इस तरह से, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड धक्का देती है। पानी या हवा ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, इसी को बायंसी कहते हैं। जब तुम अपना हाथ पानी में डालते हो, हाथ हल्का सा ऊपर की फोर्स फील करता है ना, वो जो फोर्स होता है उसको कहते हैं, बॉल को पानी में, जैसे बॉल को आप हवा से भरी बॉल को पानी में दबाते हो तो बॉल खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। शिप भी पानी में तैरता है तो वो थोड़ा सा ऊपर को तैरता है और फ्लोट करता है। वो किस फोर्स की वजह से करता है? वाटर उसके ऊपर पुश कर रहा होता है, उसी को बायंसी का रियल फीलिंग कहते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। अब बायंट फोर्स क्या होता है? बायंट फोर्स होता है आपका, देखो जो बेसिकली बायंट फोर्स वो ऊपर की तरफ वाली फोर्स होती है जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट पर लगता है। जैसे फ्लूइड जो ऊपर धक्का देती है, उस धक्के की फोर्स को बायंट फोर्स कहते हैं। ये पानी, ये आपका पानी है, ये आपका पानी है, ठीक है, और ये आपका पूरा पानी हो गया। जिसके बाद आपने देखा यहाँ पर एक शिप है और ये, ठीक है, कुछ इस तरह से शिप जा रहा है। अब इसके ऊपर लगा हुआ फोर्स, पानी के द्वारा इसके ऊपर लगता है जो फोर्स, वो फोर्स ही क्या कहलाता है? बायंट फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो आप, इसको ही नेचर ऑफ बायंट फोर्स कहा गया है। ऑलवेज अपवर्ड होती है, ऑलवेज ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन होती है, और वाटर, एयर, ऑयल सब फ्लूइड्स बायंट फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो अब उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। उसकी डेफिनेशन आपने देखी, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स on an object immersed partially in the fluid is called buoyancy. The upward thrust that acts on an object immersed in a fluid is called buoyant force. नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कहता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला और एसआई यूनिट। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से आई जो एनर्जी होती है, जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिर रही होती है और उसके अंदर एक मोशन की वजह से एक एनर्जी आ जाती है, उसको ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी के ई से हम इसको डिनोट करते हैं, हाफ mv²। एम क्या होता है? मास, और वी क्या होता है? वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन बोथ, मास और स्पीड पर डिपेंड करती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बी पार्ट पर। 25 का बी कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको बेसिकली न्यूमेरिकल है, और मास दे दिया है 15 kg, और आपको वेलोसिटी दे दी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। हाफ m की वैल्यू कितनी है? 15, v की वैल्यू कितनी है? 4, और इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूले में रखा। और ये आपने कैसे फॉर्मूला सोल्व किया? यहाँ पर आपने रखा हाफ 15 × 4 का स्क्वायर था, तो 2 से 2 4 गया, 4 2 = 8, 15 × 8 आपके सामने आ गया। अब 15 × 8 कैसे करेंगे? पहले तो आप 80 और 40 कितना हो गया?
120 आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, 120 क्या काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। इस तरह से आप अपना पूरा न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की और पार्ट पर। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। सेम जैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ करा हमने, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी के साथ करेंगे। आइए करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखते हो कभी हम धनुष बाण चलाते हैं तो उसके अंदर जो ये बाण के बाद खींचते हैं हम पीछे से पत्तंचा जिसको बोलते हैं, जो आपका तीर खींचता है यहाँ से, तो ये छोड़ने पर आगे जाती है तीर और ये सामने निकलता है। तो जो इसके अंदर रोकने के बाद एनर्जी आती है, इस रबर बैंड में जो रोकने के बाद यहाँ पर खींचकर रोकने के बाद एनर्जी आती है, पहले ये ऐसा था, तो ये क्या होती है, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। एक और चीज़ का एग्जांपल ये है कि अगर आप रबर बैंड को, नॉर्मल सा रबर बैंड था, अब इसको आपने खींच दिया पूरा और रोक दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, इसके अंदर आ गई पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये छोड़ोगे आप तो वो एनर्जी से चोट लगेगी, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड in an object due to its proportion, its position और configuration। ठीक है, फॉर्मूला हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh और SI यूनिट हो गई आपकी जूल। ठीक है, J। ऑप्शन बी न्यूमेरिकल क्या था, हमें दे दी गई है, मास दे दिया गया 12 kg और हमें 480 जूल इसकी एनर्जी दे दी गई है, और कहा गया है हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड गिवन ग्रेविटी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको हाइट निकालनी है। तो आपको क्या क्या दे दिया गया है, मास आपको दे दिया गया है 12 kg, आपको क्या दिया गया है, और एनर्जी दी गई है 480 जूल, एनर्जी 480 जूल, हाइट दे दी गई है आपको निकालने के लिए, और ग्रेविटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये फॉर्मूला में पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हाइट, फॉर्मूला तो ये है आपका बेसिकली, देखो mgh/pe इक्वल टू, ठीक है, लेकिन हमें h निकालना है, तो h को एक तरफ रखेंगे, mg को pe पोटेंशियल एनर्जी के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी 480, m की वैल्यू कितनी है 12 और g की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा h। अब 0 से 0 कट गया, 12 4 ज़ा 48, तो हाइट कितनी आ गई 4 मीटर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 4 मीटर, ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। आई होप आपको हेल्प मिली होगी और आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद इस PDF को अवेल कर लेंगे, जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर पाएँ। और वीडियो को देखोगे तो काफ़ी है, इन मोर देन इनफ है, इसको कर सकते हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड रिवाइज करते रहो, मेंटरशिप के साथ वीडियोस मॉक टेस्ट देते रहो। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय।